हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और आज है 29 जुलाई। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है और जब भी हम लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो हर डायमेंशंस को कवर करके चलते हैं। आप लोगों की शिकायत ये रहती है कि सर जब भी आप पढ़ाते हो तो कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो आप कर देते हो। देखिए, बोलने के अंदर एक ह्यूमन एरर जो है वो जरूर हो जाती है, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझा करो, आंसर्स पे ध्यान दिया करो। आप लोगों को बेहतरीन जो है वो क्लैरिफिकेशन और आंसर्स दिए जाएंगे। तो चलिए इस मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देख आसपास के लोगों में आतंक खलबलाहट जो है वो पैदा नहीं हो रही है तो आप अपने लक्ष्य के लिए अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए इतना समर्पण दिखाइए, इतना डिवोशन दिखाइए कि आस पड़ोस में छोड़िए, आपके जो दोस्त हैं उनमें भी खलबली मच जाए। तो आपका जो लक्ष्य है वो आपका समर्पण देखेगा। तो आप इस वर्ष जरूर जो है वो सफल होंगे, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। एसएससी जीडी 2021 के लाइव बैचेस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। स्टडी ग्लोस 2.0 का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहां पर लेक्चर्स का नोटिफिकेशन और इसके साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। और आप लोग स्टडी ग्लोस का लर्निंग ऐप जो है इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझे पूछ सकते हैं, चाहे फिर वो गाइडेंस ही क्यों ना हो। इसके साथ में आप लोगों का जो भी फीडबैक हो वो भी मुझे दे सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और आप लोगों की डिमांड पर केवल आप लोगों के लिए एक स्पेशल लेक्चर जो है अपॉइंटमेंट्स का वो अपलोड कर दिया गया है। तो उसका क्विज जो है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप उसे भी अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए 29 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग कवर करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। भारत और किस देश की सेना के बीच में इंद्र 2021 जो है मिलिट्री एक्सरसाइज ये कंडक्ट करवाई जाएगी? तो यहां पर सबसे पहले आप लोग इन वर्ड्स को समझिए कि सबसे पहले यहां आप लोग समझिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई ही क्यों जाती है। और यहां पर इंद्र युद्धाभ्यास जो है वो हम लोग रशिया के साथ में करने वाले हैं। क्या क्या इस क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग कितने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, भारत और रशिया के साथ में रिलेशंस क्या हैं, क्या ट्रेड डेफिसिट्स हैं, उनको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज समझिए आप लोग कि इसको कंडक्ट ही क्यों करवाया जाता है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। तो देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट इसलिए करवाई जाती है ताकि टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की जा सके। यदि हम लोग ऑथेंटिक आंसर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, इसके साथ में डिफेंस जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि जिस भी देश के साथ में आप लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं उस देश का आपके देश के ऊपर आक्रमण करने का, वॉर करने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे हम लोग यूएसए के साथ में करते हैं, रशिया के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जापान के साथ में करते हैं, इंडोनेशिया के साथ में करते हैं, मंगोलिया के साथ में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में करते हैं। तो जिन भी देशों के साथ में इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है तो ये मान लिया जाता है कहीं ना कहीं ये जो देश हैं वो इंडिया के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो एक दूसरा पहलू हम लोग ये भी देख सकते हैं। तो इंद्र युद्ध अभ्यास जो है वो रशिया के साथ में कंडक्ट करवाया गया है। तो आप लोग याद रखिए, रशिया ही वो पहला कंट्री है जिसने भारत को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था 1947 के अंदर। सबसे पहले साथ देने वाला कंट्री कौन सा था? रशिया ही था। और जब भी वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आज तक का रिकॉर्ड है कि रशिया ने भारत के विपक्ष में कभी भी वोट नहीं किया है। तो रशिया जो है वो बहुत ही पहले से भारत का मित्र रहा है। देखिए, रूस जो है वो 1991 से पहले यूएसएसआर कहलाता था, लेकिन जब बर्लिन जो वॉल है जब वो गिरी, मतलब कई देशों का निर्माण जो है, क्रीमिया,
यूक्रेन ऐसे देशों का जब निर्माण हुआ तो इसकी ताकतें जो हैं, जो इसकी जो पोटेंशियल था वो कम हो गया और उसके बाद में ये बन गया है रशिया। और रशिया के अंदर कुल 11 टाइम जोन जो हैं वो यहां पर है। और रशिया और टर्की, देखिए दो कंट्रीज मैं आप लोग को बताता हूं, एक तो है रशिया और दूसरा है टर्की। ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि एशिया में भी स्थित हैं और यूरोप के अंदर भी स्थित हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया विथ अमेरिका, इनके साथ में जो भारत मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है उसका नाम है मालाबार। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मालाबार युद्धाभ्यास। और इन्हीं देशों के द्वारा जो मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं, इन्हीं देशों के द्वारा एक ग्रुप निर्मित किया गया है जिसका नाम है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है वो निर्मित किया गया है। और यहां पर चाइना के द्वारा क्वाड ग्रुप को कहा जाता है एशियन नाटो। ठीक है, ये वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, इस वर्ड्स को भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए समझ ही लेते हैं हम लोग कि क्वाड का जन्म जो है वो किन परिस्थितियों में हुआ है और चाइना इसको एशियन नाटो क्यों कह रहा है। नाटो सबसे पहले समझिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। और दोनों कंट्रीज ने क्या किया था कि अपना अपना एक सैनिक गुट जो है वो निर्मित कर लिया था। तो रशिया के लिए जो वर्ड प्रॉपर यूज होना चाहिए वो है यूएसएसआर। तो यूएसए की अलाइन जो कंट्रीज हैं उन्होंने नाटो ग्रुप को बनाया। और जबकि रशिया के द्वारा वारसा पैक्ट जो है इसको साइन किया गया। और जो कंट्रीज इसके साथ में थी, रशिया की साथ में थी, उन्होंने वारसा पैक्ट को साइन किया। ठीक है, अब ये जो है नाटो वो कहीं ना कहीं किसके अगेंस्ट था, रशिया के अगेंस्ट था। वैसे ही यूएसए की मौजूदगी जब हिंद महासागर इंडियन ओशन में देखने को मिल रही है तो अब क्वाड ग्रुप को चाइना के द्वारा कहा जा रहा है कि ये क्या है, एशियन नाटो है। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इंद्र 2021 जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में क्या करवाई जा रही है, कंडक्ट करवाई जा रही है, जिसमें 250 पर्सनल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। यहां हम लोग देख सकते हैं ये इसका 12th एडिशन है जो कि 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके साथ में ही यहां पर बाइलैटरल सिक्योरिटी जो है इसको शामिल किया जाएगा, कॉर्पोरेशन को शामिल किया जाएगा। 250 पर्सनल जो हैं ये बोथ नेशंस के यानी कि इंडिया और रशिया के दोनों इसमें शामिल होंगे। इसके साथ में ही दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। और इसके साथ में ही इंटर ऑपरेटिबिलिटी ये भी जो है इसमें कायम होगी। तो इंडिया और रशिया के बीच में ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए यहां हम लोग समझते हैं रशिया के बारे में। तो मैंने तो आप लोग को बता दिया है कि एशिया की या हम लोग कहें कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी ये कंट्री है जो कि 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और पूरे अर्थ का 1/8 जो पार्ट है वो कौन इसको घेरता है, वो है रशिया। कैपिटल है इसकी मॉस्को। पॉपुलेशन आप लोग देख सकते हैं कि 14.44 करोड़ जो है ये इसकी पॉपुलेशन है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी क्या है, रशियन रूबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे यदि हम लोग ट्रेड डेफिसिट की बात करें, देखिए रशिया से हम लोग काफी मात्रा में इंपोर्ट्स करते हैं, जैसे डिफेंस आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो हमारा ज्यादा है, जबकि हम लोग रशिया को एक्सपोर्ट काफी कम करते हैं। तो ये जो डिफरेंस यहां पे आ रहा है इसको ही कहा जाता है क्या, ट्रेड डेफिसिट इसको कहा जाता है। और ये ट्रेड डेफिसिट किसके लिए है, इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। यदि इसको बैलेंस करना है तो रशिया के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे करने पड़ेंगे। और इसके साथ में कई प्रोडक्ट जो हैं उनको रशिया को एक्सपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के लिए लार्जेस्ट सप्लायर जो है वो रशिया है 58% के साथ में। और ये रिपोर्ट किसकी है, सिप्री की रिपोर्ट है जो कि इसी क्षेत्र में काम करती है। यूएस से हम लोग इंपोर्ट करते हैं 12% और जबकि इजराइल से 15%। पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि हम लोग देखें तो आर्म्स के जो इंपोर्टर हैं उसमें 2014 से लेकर 2018 तक सऊदी अरब फर्स्ट पोजीशन पर था, जबकि सेकंड पोजीशन इंडिया बना हुआ है। और वर्तमान में भी एट प्रेजेंट इंडिया भी जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर बना हुआ है। देखिए रशिया जो है यहां से हम लोग S-400 जो है इसको भी इंपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन यहां पर ड्रॉबैक ये है कि चाइना को पहले ही एक्सपोर्ट जो है वो कर चुका है
कौन? रशिया। तो चाइना के पास में पहले से ही S-400 हथियार है। चलिए, यहां पे एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने है, बड़ा ही आप लोगों को विचित्र सा लग रहा होगा, समझिए इस चीज को। द यूएस परचेज अलास्का। तो अलास्का जो है वो यूएस के द्वारा परचेज किया गया था फ्रॉम रशिया फॉर जस्ट 7.2 मिलियन डॉलर्स के अंदर 1867 में। तो अलास्का जो था वो पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन 1867 के अंदर अमेरिका ने, यूएसए ने इसको क्या कर लिया था? परचेज कर लिया था, और उसका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस पोजीशन को समझ सकते हैं कि ये जो अलास्का है, जहां से बेरिंग वाटर स्ट्रेट जो है वो गुजरती है 180 डिग्री देशांतर से, तो यहां पर ये जो अलास्का है ये पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन आफ्टर 1867 ये किसका पार्ट हो गया? ये यूएस का पार्ट हो गया। ठीक है, और यूएस के अंदर यूएस का जो फ्लैग है उसमें 50 स्टार्स हैं, तो वो टोटल क्या करते हैं? यूएसए के स्टेट्स को शो करते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये अलास्का इसमें शामिल हुआ तो 50 जो काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए, यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख सकते हैं कि संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, फिर मैत्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, फिर है वज्र प्रहार, ये है इंडिया और यूएस के बीच में, युद्ध अभ्यास, ये भी एग्जाम में आती है, इंडिया और यूएस के बीच में है, नॉमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अच्छा, मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलन बतूर, और टॉग रॉक जो है वो यहाँ की क्या है? कैपिटल है। फिर देखिए, गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, धर्मा गार्डियन ये भी एग्जाम में आता है, इंडिया और जापान के बीच में, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में, हैंड इन हैंड, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिम्बैक जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, शक्ति एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, कॉर्पेट रिसेंटली कंडक्ट करवाई भी गई थी पिछले ही मंथ के अंदर, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और भी कई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए कि युद्धाभ्यास हम लोग करते हैं, सूर्य किरण है, संप्रीति है, ठीक है, नोबेडिक एलिफेंट है, तो ये जो है यहाँ पे जो इंडिया के अंदर हो रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, राजस्थान के अंदर होती है युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में, तो जहां पर हो रही है इनकी जगह को भी आप लोग को याद करने की जरूरत है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। किस मंत्रालय ने नदी को जानो, यानी कि नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? तो नदी को जानो ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए, इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे सुनिए आप लोग, कि इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। जैसे हम लोग बात करें यमुना की, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें दामोदर नदी की, तो ये दो रिवर्स ऐसी हैं जिनको डेड घोषित किया जा चुका है। मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन इनके अंदर है क्योंकि इनके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है डीओ वो काफी कम पहुंच गया, और जिसके कारण कोई भी जीव जो है वो इसमें जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए इनको डेड रिवर जो है वो अनाउंस किया गया। अच्छा, यहां पर देखिए, क्या किसी नदी को मानव का दर्जा भी दिया जा चुका है? बिल्कुल। यहां पे देखिए, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां हैं, एक तो है मर्रे और एक है डार्लिंग। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन दोनों नदियों को एक मानव के समान दर्जा दिया गया, और उसी को फॉलो किया था फिर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो था, मतलब ये आदेश उसके अंदर कहा था कि गंगा जो रिवर है, गंगा, इसको एज ए ह्यूमन जो है वो ट्रीट किया जाए, और जितने भी राइट्स किसी इंसान को मिलते हैं वो गंगा रिवर के लिए प्रोवाइड कराए जाएं। मतलब मानव के समान दर्जा जो है वो गंगा नदी को दिया जा चुका है। बात करें हम लोग नदी को जानो ऐप की, तो यहां पर नदियों के बारे में जो भी जानकारी है, यहां पर सिटीजन जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस ऐप के ऊपर जो भी नदी की जानकारी है वो यहां पर अपलोड की जा सकती है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? वो है धर्मेंद्र प्रधान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली रीशफलमेंट हुआ है किसका? कैबिनेट का। तो धर्मेंद्र प्रधान को क्या बनाया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मोबाइल ऐप जो है वो एम करती है किसको? कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर अक्रॉस इंडिया। तो
भारत के अंदर, पूरे भारत में जितनी भी नदियां हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, डेटाबेस जो है वो उनका तैयार किया जाएगा। इसके साथ में ही स्टूडेंट्स कैन अपलोड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिवर। तो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, यदि हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर, और थर्ड है इनलैंड, मतलब अंतःप्रवाही जो नदियां हैं उनको। हिमालय की यदि हम लोग बात करें तो हिमालय के अंदर ये सदा वाही, मतलब हमेशा जो है 12 महीने ये नदियां बहती हैं। इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र, तो तीनों जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों ड्रेनेज सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में पेनिनसुलर आप लोग देखिए कि एक तो वो नदियां हैं जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ अपना पानी लेके जाती हैं, और दूसरा है जो कि अरेबियन सी की तरफ जो है फ्लो करती हैं। तो यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर यहां पर देखिए कि रिवर्स एंडिंग इनटू लेक्स, जो नदियां जीरो में खत्म हो जाती हैं, और रिवर्स एंडिंग इनटू डेजर्ट, तो 2 प्रकार की नदियां जो हैं वो अंतःप्रवाही इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। ये है यहां पर 3 नदी, ठीक है, कौन कौन सी हिमालय के अंदर? एक तो है सिंधु, मतलब सिंधु इंडस रिवर सिस्टम है। फिर दूसरा है कौन सा? गंगा। और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग, इंडस रिवर है, फिर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, SJCRVS। ठीक है, तो एज जो है वो ऊपर ही ऊपर आएगा। इसके साथ में होंडा सीआरवी की एक गाड़ी आती है, ठीक है, कार आती है, तो सीआरवी ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 नदियां देखिए, एक तो है सिंधु मतलब इंडस, और एक है सतलुज। दोनों जो है इनका ओरिजिन इंडिया के बाहर से होता है, जबकि झेलम, चेनाब, रावी और व्यास, इनका जो ओरिजिनेट है वो इंडिया के अंदर से ही होता है। चलिए, यहां पे आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां पे देखिए, हम लोग सीखना चाहते हैं दोआब को, कि कौन सी नदियों के बीच में कौन सा दोआब पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सिंधु और झेलम के बीच में दोआब है, इन दोनों के बीच में, तो इसको कहा जाता है सिंध, मतलब इंडस दोआब। सिंध दोआब जो है वो इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए झेलम, झेलम और चेनाब के बीच में को तो कौन सा रहेगा यहाँ पे रहेगा चाज दोआब। ठीक है, चाज दोआब यहाँ पे रहेगा। फिर देखिए आप लोग सी और आर, मतलब रेचना दोआब। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी और आर, मतलब बारी दोआब। ठीक है, यह है बारी दोआब। और फिर है एस और वी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बिस्त दोआब। तो ये दोआब जो है इनका ऑर्डर आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आता है कि नॉर्थ टू साउथ जो है इसको अरेंज करना है, तो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा रिवर में आप लोग को याद करना है कि एक तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी कितनी है टोटल, लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास में है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर माजुली द्वीप स्थित है असम के अंदर। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये रिवर सिस्टम जो है हिमालय वाला ये कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए पेनिनसुलर के अंदर, पेनिनसुलर के अंदर 2 नदियां आप लोग याद रखिए, एक तो है नर्मदा और एक है तापी। ये कहां पर बहती हैं? ये भ्रंश घाटियों के अंदर बहती हैं। ठीक है, मतलब रिफ्ट जो वैलीज हैं उनके अंदर फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट की ओर, और अरेबियन सी के अंदर ये जाकर गिर जाती हैं। ये केवल 2 ही नदियां ऐसी हैं पेनिनसुलर प्लेटू की जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, जबकि बाकी क्या है, जैसे गोदावरी है वेस्ट टू ईस्ट है, कृष्णा है, कावेरी है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, और यहां पर जाकर ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। टाइफून आया है एक जिसका नाम है इन्फा। इन्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो वो चाइना को प्रभावित किया है। देखिए टाइफून जो होते हैं ये पर्टिकुलर किसी रीजन के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे टाइफून है, हरिकेन है, साइक्लोन्स हैं, तो ये जो हैं वो एक रीजन के हिसाब से रखे जाते हैं। हम लोग समझेंगे अभी कि टाइफून क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना जो है यहाँ पर ये टाइफून आया है, और यहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने काफी हद तक मदद की है, और यहाँ से कई जो लोग हैं उनको यहाँ से क्या कर दिया है, एक्सेप्ट किया है, बाहर जो है वो निकाल दिया है। रेंज जो है वो 250 से 300 के आसपास में है। फिर हम लोग बात करें हरिकेन की, देखिए सबसे पहले तोकते की हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर आया था गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर। फिर यास पे जो है मैंने एक स्पेशल लेक्चर भी बनाया था। तो फिर ये आया था बे ऑफ बंगाल। हरिकेन देखिए यहाँ पर मयास्क जो है ये जापान पर आया था, वेम को जो है वो फिलीपींस के अंदर आया था।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर जो आते हैं उनको हरिकेन्स कहा जाता है, फिर इंडियन ओशन के अंदर जो आते हैं उनको साइक्लोन्स कहा जाता है, और पैसिफिक ओशन के अंदर आते हैं तो उन्हें टाइफून कहा जाता है। यहाँ पर दो आप लोग को चीजें समझनी है। एक तो है जो ओशन करंट रहती हैं, दो चीजें आप लोग समझिए। एक तो है ओशन करंट, ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग समझेंगे कि ये जो डायरेक्शंस है साइक्लोन की, ये साइक्लोन की क्या डायरेक्शन रहती है। तो देखिए, यदि हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पर ओशन करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे रहती है, क्लॉकवाइज रहती है। वो कैसे रहती है, क्लॉकवाइज रहती है, ठीक है। और यदि साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहां पर ओशन करंट जो है वो कैसे रहती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके जस्ट अपोजिट हमको चलना है। यदि साइक्लोन की डायरेक्शन की बात की जाए नॉर्थ अटलांटिक सी में, तो इसके जस्ट अपोजिट देखिए, एक इंसान ये है और दूसरा इंसान ये है। दोनों में झगड़ा तब होगा जब ये एक दूसरे के क्या आएंगे, विपरीत, यानी कि अपोजिट साइड से ही आएंगे, तभी तो दोनों के अंदर झगड़ा होगा। यदि दोनों साम एक साथ ही चलते रहेंगे तो फिर उनके बीच में भिड़ंत नहीं होगी। वैसे ही ये जो ओशन करंट यहां पर बन रही है, इसके जस्ट अपोजिट यहां पर यदि हवाएं चलती है, साइक्लोन्स आते हैं, तो फिर ये कंडीशन जो है वो सुटेबल है किनके लिए, साइक्लोन्स के लिए, तूफान आने के लिए। तो यदि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पूछा जाए कि जो साइक्लोन्स है इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, तो यहां पे आप लोग कह सकते हैं कि ये तो है एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर जो रहता है वो है रहता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहां पर ये डायग्राम आप लोग समझिए कि साइक्लोन यहां पे आपको दिख रहा है कि ये कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, और यहां पर बीच में इसे कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन जो है ये इसको कहा जाता है, और इस एरिया के अंदर प्रेशर जो है वो काफी कम रहता है, और मौसम जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, साफ रहता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसे कहा जाता है आई ऑफ साइक्लोन। इसके चारों तरफ जो है वो हवाएं काफी तेज गति से घूमती है। तो यदि हम लोग इसको मानना चाहें तो इसको एग्जाम्पल किसका मान सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उसकी ये जो डायरेक्शन है उसको सुटेबल हम लोग मान सकते हैं। तो शायद आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो रिसेंटली जो है वो असम के अंदर, असम के अंदर इसी बांस इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। देखिए, बांस जो था वो पहले एक ट्री की कैटेगरी के अंदर था, लेकिन अब जो है वो ग्रास की कैटेगरी में आ गया है, और छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य बना था जिसने बांस को, बैम्बू जो है, इसको ग्रास की कैटेगरी के अंदर काउंट किया था। तो आप लोग को याद रखना है ये ग्रास की कैटेगरी में आता है, ना कि किसी ट्री की कैटेगरी के अंदर। चलिए थोड़ा सा और समझिए आप लोग कि बांस औद्योगिक पार्क से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। देखिए, बैम्बू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्माण तो इस इंडस्ट्रियल पार्क में होगा ही होगा। इसके साथ में जितनी भी सब्सिडी जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्पेशल इसी इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी जाएगी, ठीक है। बैम्बू एक ऐसा ग्रास है, एक ऐसा घास है जो कि क्या करता है, डेजर्टिफिकेशन को भी रोकता है। इसीलिए बोल्ड जो इनिशिएटिव है राजस्थान सरकार के द्वारा थार डेजर्ट को रोकने के लिए चलाया गया है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, हम लोग असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है, वो है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर, और इसके साथ में ही असम का सिक्स्थ जो नेशनल पार्क रिसेंटली अनाउंस किया गया था वो था कौन सा, रायमोना। और जो सातवां नेशनल पार्क वो कौन सा था, दिहिंग पटकाई, ठीक है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। असम की गवर्नमेंट में जितने भी मदरसे थे उनको समाप्त करके सामान्य स्कूलों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसके साथ में जितने भी संस्कृत स्कूल हैं उनको भी सामान्य स्कूलों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्वा शर्मा, और यहाँ पर बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसका उद्घाटन किया गया है जिसकी लागत है 50 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करें असम की, तो वाइल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और टी प्लांटेशन के लिए आसाम जाना जाता है। कामाख्या टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। पिकॉक आइलैंड, जैसे हम लोग बात कर रहे थे माजुल आइलैंड की, वैसे ही पिकॉक आइलैंड जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर हम लोग देख ही चुके हैं, हिमंता विश्वा शर्मा है, कैपिटल दिसपुर है, और पॉपुलेशन जो है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास यहाँ की है। चलिए, दिहिंग पटकाई जो है वो सातवां नेशनल पार्क बना है असम का, और असम
के अंदर जैसे मानस नेशनल पार्क है, इसके साथ में आप रायमोना भी मैंने आपको बताया ही था। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है निशिया मोमोजी जो है, इन्होंने स्केटबोर्ड चैंपियनशिप जो है इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और ये स्केटबोर्ड वो है जो कि नया खेल जो है वो शामिल किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जापान 13 ईयर ओल्ड निशिया विंस ओलंपिक स्केटबोर्ड गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। तो काफी अच्छे इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं और ये इनका पहला गोल्ड मेडल है 13 साल की उम्र में, और यंगेस्ट पर्सन जो है वो यहाँ पर ये बन चुकी हैं। चलिए, इनका स्कोर जो है वो कितना रहा है? 14.7 रहा है जब इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। फिर इनकी रैंक जो है वो कितनी है? 5th रैंक पर है ये, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम और इनकी कंट्री का नाम। चलिए, इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म जो है इसको निर्मित किया जा रहा है? तो वो है बॉटम आइलैंड, ठीक है। बॉटम आइलैंड जो है वो किसका है? इंडोनेशिया का है। देखिए, इंडोनेशिया के अंदर लगभग 1200 द्वीप जो है, 1200 आइलैंड वो पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर। जैसे सुमात्रा की हम लोग बात करें, यदि पूछा जाए कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलाइज जो आइलैंड है वो कौन सा है, वो सुमात्रा है। सुमात्रा के बाद में फिर आप लोग देखिए जावा है, यहाँ पर फिर इरियन जया है। इरियन जया के बाद में फिर आप लोग देखिए माली, ठीक है। और यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, बोर्नियो है, बाली है, ठीक है। माली नहीं है, ये बाली है, ठीक है। तो माली जो है वो तो एक जो है देश है। तो बॉटम आइलैंड जो है वो कहाँ का है? वो है इंडोनेशिया का, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो सोलर फ्लोटिंग पार्क यहाँ पर बनने जा रहा है। यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत के अंदर केरल के अंदर सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो था वो स्थापित किया गया था। सुलेवासी आइलैंड जो है वो भी कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर ही स्थित है। अच्छा, इंडोनेशिया की देखिए राजधानी जो है वो तो अभी क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन इंडोनेशिया की ये जो राजधानी है जकार्ता, ये हर वर्ष जो है वो पानी में डूबती जा रही है। इसलिए इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि अपनी राजधानी जो है वो अब क्या बनाएगा? कालीमंतान बनाएगा, ट्रांसफर करेगा अपनी राजधानी को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सनसैप जो ग्रुप है वो इसका निर्माण करेगा, सिंगापुर का ये ग्रुप है। और ये इंडोनेशिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है, सोलर प्लांट, इसकी स्थापना करेगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह है इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे जकार्ता है, जावा है, इसके साथ में सुमात्रा है, फिर है कालीमंतान जिसको ये कैपिटल बनाना चाहता है, इसके साथ में सुलेवासी आप लोग देख सकते हैं, इरियन जया है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं बॉटम आइलैंड, ये कहाँ पर स्थित है? ये जो आप लोग लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है बॉटम आइलैंड। देखिए, ये जो स्थित है मलेशिया और सुमात्रा, यहाँ पर एक वाटर स्टेट स्थित है जिसको कहा जाता है मलक्का। मलक्का जो है ये वाटर स्टेट कहाँ स्थित है? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो 4 खेलों को शामिल किया गया। याद रखना, 4 खेल हैं, गलत मत कर देना। कई जगह आपको 5 लिखा हुआ मिलेगा। बेसिकली 5 जो थे वो शामिल किए जाने थे, लेकिन 4 जो थे वो ऑथेंटिक रूप से शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 स्पोर्ट्स, है ना। 5 स्पोर्ट्स ये जो था वो रिकमेंडेड था, लेकिन यहाँ पर 4 जो हैं इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कौन सा? स्केटबोर्ड है, फिर है सर्फिंग, फिर है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और है कराटे। तो ये जो 4 खेल हैं इनको शामिल किया गया है और 2024 के अंदर पेरिस के अंदर जो है वो आयोजित करवाई जाएंगे। सर्फिंग आप लोग जानते हैं, समंदर के ऊपर जो है वो स्केटबोर्ड के साथ में तैरना, फिर ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, इसके साथ में स्केटिंग है, और फिर ये क्या है? कराटे है। चलिए, सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को जो है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 27 जुलाई 1939 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, और 28 दिसंबर 1949 को ये क्या? सीआरपीएफ के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है। 82 साल जो हैं वो इसकी स्थापना के हो चुके हैं। चलिए, बात करते हैं हम लोग आगे। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर संसद को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है? ठीक है। तो राष्ट्रपति कहाँ के हैं? वो हैं
ट्यूनीशिया के। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं इनको क्या कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। ट्यूनीशिया के लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के अंदर ये जो देश आप लोग देख रहे हैं ये है ट्यूनीशिया। इसके नेबरिंग कंट्रीज है अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है, फिर लीबिया है, इजिप्ट है, यहाँ पे ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पर जो है वो जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है। फिर जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट से हम लोग आगे मेडिटेरियन सी के अंदर, फिर यहाँ से स्वेज नहर जो है 169 किलोमीटर की, यहाँ से इसको पार किया, और फिर यहाँ पे आ गया रेड सी। ठीक है, यहाँ पे आ गया रेड सी, और रेड सी से जैसे हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अदन की खाड़ी आएगी, और यहाँ पर बाब अल मंदेब जो है वो जल संधि स्थित है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से जब इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा कौन सा, ब्लैक सी आ जाएगा। तो ट्यूनीशिया की लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कैस सईद जो हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनली इस पद से निकाल दिया है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, और अब इस पद को जो है वो इन्होंने ही, मतलब प्रेसिडेंट ने ही जो है वो होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है कि जनता जो है वो जब भी मान लीजिए कि पसंद नहीं करती है अपने हेड को, पीएम को पसंद नहीं करती है, तो वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है, और उनकी बात भी जो है फिर वो सुनी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मैंग्रोव दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। सबसे पहले मैंग्रोव, इसका मतलब समझिए। मैंग्रोव का मीन्स है कि जहां पर नदी का पानी, रिवर का, और ओशियन जो है, या फिर हम लोग कहें सी, मतलब मीठा और खारा पानी जो है, जहां पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहां पर मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। अब जो है मैंग्रोव वन, इनकी जड़ें जो है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह है मैंग्रोव वन, और इनकी जड़ें जो है वो बाहर निकली रहती है, और इन बाहर निकली हुई जड़ों को कहा जाता है न्यू मेटाफोर्स। इनको कहा जाता है न्यू मेटाफोर, जो है वो इन जड़ों को कहा जाता है। और ये बाहर इसलिए निकल आती हैं क्योंकि नीचे जो है वो दलदलीय क्षेत्र है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, और इसीलिए ऑक्सीजन को लेने के लिए ये भूमि से बाहर की ओर निकल आती है। तो याद रखिएगा कि जहां पर सैलाइन वाटर और जहां पर मीठा पानी जो है, ठीक है, दोनों मैच करते हैं, वहीं पर मैंग्रोव वन उगाते हैं। तो यहां पर हम लोग लोकेशन देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर, इसके साथ में ही गोवा, कर्नाटक, और इसके साथ में ही आप लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार में। फिर ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप जो है, तो यहाँ पर भी जो मैंग्रोव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, सुंदरवन के जो मैंग्रोव हैं उनके द्वारा कवर किया जाता है। तो 26 जुलाई को मैंग्रोव डे जो है वो मनाया जाता है इंटरनेशनली। ठीक है, अब देखिए कि इकोसिस्टम जो है इसको काफी मेंटेन रखते हैं कौन से, ये मैंग्रोव वन, इसीलिए इनको वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया है, सुंदरवन को आर्द्र भूमि के अंदर भी शामिल किया गया है, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 2015 में यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, हाल ही में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी T20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पृथ्वी शॉ जो हैं वो बन गए हैं, काफी कम उम्र इनकी है। तो T20 के अंदर ये जो है वो शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग देख सकते हैं, 9 नवंबर 1999 है, 21 साल ही अभी तक इनकी एज हुई है। तो पृथ्वी पंकज शॉ जो है ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये गठन किया गया है, और यहाँ पर 40 जो महिलाएं हैं इनको कराटे, मार्शल आर्ट जो है वो इनको सिखाया जाएगा, और फिर ये क्या करेंगे कि उस राज्य के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये काम करेंगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो महिलाओं के लिए लिया गया है। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं कि इंदौर पुलिस इन मध्य प्रदेश है सेटअप 40 मेंबर स्क्वाड। तो 40 मेंबर स्क्वाड जो है वो इनके अंदर हैं, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर माइनर गर्ल्स फ्रॉम सेक्स ऑफेंडर जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल 40 जो है ये स्क्वाड बनाया गया है। देखिए, आप लोगों ने एक टर्म जो है वो रिसेंटली सुनी होगी जिसका नाम है क्लब 40। क्लब 40 का मीन्स है कि भारत के अंदर जो हेरिटेज साइट्स हैं वो कुल 40 हो गई हैं, और भारत भी क्लब 40 कंट्रीज के अंदर शामिल हो गया है। तो क्लब 40 का जब नाम आता है तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए,
हरियाणा सरकार ने किस नए पोर्टल की शुरुआत की है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल जो है इसकी शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए और इसके साथ में ग्रामीण जो लोग हैं उनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए ये जो पोर्टल है इसका शुभारंभ हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। यदि हम लोग बात करें ग्राम की, गांव की बात करें तो आप लोगों ने डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 पढ़ा होगा जहां पर ग्राम स्वराज की बात की जाती है। थ्री टियर जो मैकेनिज्म है, थ्री टियर जो मैकेनिज्म है वो भी ग्राम पंचायतों के लिए होता है, पंचायती सिस्टम के लिए। टू टियर सिस्टम जो है वो अशोक मेहता के द्वारा 1978 के अंदर दिया गया था, वो भी किसके लिए है? पंचायतों के लिए है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बलवंत राय मेहता उन्होंने क्या दिया था? थ्री टियर सिस्टम जो था वो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं इनके द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर कंप्लेंट्स और डिमांड जो है लोगों की वो दर्ज की जा सकती है। तो बाकी जो नॉलेज है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है, मैंने पूरा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। चलिए, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानियों ने किस स्थान से काई एल्गी जो है इसकी नई प्रजाति की खोज की है? तो ईस्टर्न अंटार्कटिका जो है यहां से खोज की गई है। देखिए, ईस्टर्न अंटार्कटिका में पंजाब का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां के कुछ वैज्ञानिक गए और वहां पर फिर क्या किया इन्होंने? नई एल्गी जो है इसकी खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो जो है वो डिफरेंट कलर के अंदर पाई गई है वो एल्गी और बठिंडा के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। तो ईस्ट अंटार्कटिका रीजन से यहाँ पर इस एल्गी की खोज की गई है। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी है? तो वो है 100 मिलियन डॉलर जो है इसको मंजूरी दी गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि 11 सितंबर तारीख जो है वो काफी नजदीक है। 11 सितंबर 2021 को अमेरिका के सारे ट्रूप जो हैं वो वहां से विड्रॉ कर जाएंगे। उसके बाद में हलचलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए 100 मिलियन डॉलर जो है उसकी मंजूरी दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 मिलियन इमरजेंसी फंड जो है वो अफगान माइग्रेंट्स के लिए अलॉट किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। चलिए, 28 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को? तो रामप्पा मंदिर जो है इसको क्या किया है? शामिल किया है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो वर्ग में प्रिया मलिक, तो मैंने कल जो है वो दीपा मलिक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो था नन ऑफ दीज था इसलिए मैंने दीपा मलिक उसमें ऐड किया तो वो याद रह गया। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ तो गए होंगे कि सर ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, लेकिन प्रिया मलिक कहना चाह रहे थे। सी विजय कुमार जो हैं वो एचसीएल के क्या बने हैं? एमडी बने हैं। वाइस एडमिरल विनय जो हैं इन्होंने यूके से जो है ये पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए? तो वो है उड़ीसा सरकार। यूरोपा क्लिपर मिशन जो है ये स्पेस एक्स को दिया गया है। सतीश कालसेकर जो है इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये एक पोइट हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो वो है स्वीडन। चर्चित पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एन ऑर्डिनरी लाइफ, तो ये किसकी है? अशोक लवासा की है। किस राज्य के बीएस येदुरप्पा ने, यानी कि मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो वो है कर्नाटका के। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना जो है वो किस राज्य सरकार की है? तो वो किसकी है? मेघालय की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वो बनी है हैंड जजा जो है, जका भी यहाँ पे ऑप्शन में रह सकता है। कौन सा देश जोगा जोग जो है नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो वो है बांग्लादेश। सुपर बिट नामक टेलीस्कोप जो है वो किसका है? वो है किसका? नासा का। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। तो लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है इसको जीत लिया है। आज का स्टडी ग्लोस आप लोग देखिए, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो हिंद महासागर के अंदर कौन सा देश स्थित है जहां पर रिसेंटली जो है वो अकाल की स्थिति घोषित की गई है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनका भी एक क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही। तो वहां पे जो है वो भी आप लोग क्विज को जरूर वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टडी ग्लोस का लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड कीजिएगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।